अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंजाइम इनहिबिशन। इंजाइम इनहिबिशन का ज़िंदगी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनके अंदर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही लाजमी किरदार होता है। कैसे? इंजाइम जो इनहिबिशन है, इंजाइम को रोक देना, इनहिबिशन का मतलब ये है वो मेटाबॉलिक जो पाथवे हैं उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम एक ख़ास स्पेसिफिक इंजाइम को क्या करते हैं, रोकते हैं, रुक जाता है, जो जिसकी वजह से उसका सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। हम स्पेसिफिक इंजाइम को कैसे रोकते हैं? हम इनहिबिटर का इस्तेमाल के हम स्पेसिफिक इंजाइम, जब इनहिबिटर का इस्तेमाल कर स्पेसिफिक इंजाइम रुकता है तो सारा का सारा मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, वो कंट्रोल हो जाता है, वो रुक जाता है, रेगुलेट हो जाता है। इस तरह अक्सर हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं वो एज ए इनहिबिटर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है उसके अंदर जो इंजाइम होता है उस इंजाइम को क्या करती है, वो इनहिबिट कर देती है। मीन्स इनहिबिटर है पेनिसिलिन बैक्टीरियल इंजाइम के अंदर, बैक्टीरियल इंजाइम की। वो इंजाइम क्या बना रहा था, वो सेल। जब इंजाइम नहीं होगा तो सेल वाल नहीं बनेगी, जब सेल वाल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की जो ग्रोइंग है वो रुक जाएगी। तो इस वजह से ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, सेल डिवीजन को रोक देगा। इस तरह हमने कैंसर के ड्रग्स के बारे में यहाँ भी इनहिबिटर इस्तेमाल होता है। आपको पता है कैंसर क्या होता है? जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बॉडी की होना स्टार्ट हो जाती है। जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही होती है, इस सेल डिवीजन को कराने वाले कौन होते हैं? वो एंजाइम होते हैं। अब इनहिबिटर जो जाएगा, जो कैंसर ड्रग्स होगी, असल में वो इनहिबिटर ही इस्तेमाल करेंगे। कैंसर ड्रग्स एज ए इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा। वो जाके सेल डिवीजन कराने वाले इंजाइम को रोक देगा। जब इंजाइम रुक जाएगा तो बॉडी की सेल डिवीजन नहीं होगी और मज़ीद आगे सेल नहीं बनेंगे तो कैंसर रुक जाएगा। इस तरह इंजाइम इनहिबिटर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ किसके लिए, मेडिकल कंडीशन के अंदर। जैसे कि अब आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग करवाने वाले इंजाइम होते हैं। अगर इन्हीं इंजाइम को रोक दिया जाए इनहिबिटर के इस्तेमाल करके तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो खून जमेगा नहीं। मीन्स फिर क्या होगा, एज ए एंटी कोआगुलेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम खून का टेस्ट करने के लिए एंटी कोआगुलेंट इस्तेमाल करते हैं, तो एंटी कोआगुलेंट के तौर पे भी हम इनहिबिटर को इस्तेमाल करते हैं जब हमने खून वगैरह का टेस्ट वगैरह करना हो। अच्छा, कुछ टॉक्सिन पॉइजन्स होते हैं जैसा कि साइनाइड वगैरह, ये कापर और आयरन के साथ मिल के जो इंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमने पीछे पढ़ा है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इंजाइम जो है ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जब नहीं होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो मतलब ये है कि पॉइजन और टॉक्सिन के तौर पे भी ये इंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर भी इंजाइम इनहिबिटर का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर हम ख़ास इंजाइम के फंक्शन को स्टडी करते हैं या कुछ जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रग्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। उसके लिए भी हम इंजाइम इनहिबिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फीडबैक इनहिबिशन ऑफ इंजाइम क्या होता है? आपको पता है जो कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, वो एक रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर हमारे सबस्ट्रेट थे, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो गया। अब यही प्रोडक्ट जो बना है, जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट नए आने वाला जो रिएक्शन होगा उसके लिए सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब यही सबस्ट्रेट दूसरा रिएक्शन होगा, वहाँ ये सबस्ट्रेट काम करेगा, यही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब ये तीसरा जो रिएक्शन होगा, ये दूसरे रिएक्शन वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये तीसरे रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट के तौर पे क्या होगा, काम करेगा। मतलब ये एक चेन रिएक्शन की चल पड़ेगी। अब ये जो चेन रिएक्शन की होगी ये चलती जाएगी और आखिर के अंदर हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा वो सिंथेसाइज हो जाएगा जो बॉडी को ज़रूरत है। अब ये जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर क्या हो रहा है, वो सिंथेसिस हो रहा है। जब बॉडी इस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को अपनी क्वांटिटी के मुताबिक हासिल कर लेगी, मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी, तो यही डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या कर देगा, इस मुकम्मल जो सीरीज़ पाथवे होगी उसको ब्लॉक कर देगा। वो ब्लॉक कैसे करेगा, वो उसका जो शुरू वाला जो इंजाइम इस्तेमाल होता है, जो शुरू वाले रिएक्शन के अंदर, उसी इंजाइम को जाके क्या कर देगा, वो
इनहिबिट कर देगा। वो इनहिबिट कैसे करेगा? वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे इस्तेमाल करेगा। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा वो यानी एंजाइम की किस साइड पे लगेगा, उसकी जो एक्टिव साइड है उसकी शेप को क्या कर देगा, वो तब्दील कर देगा। आइए इस मिसाल से समझते हैं। वो कहते हैं फॉर मिसाल के तौर पर एक सेल है, उसके अंदर क्या है, एटीपी बन रहे हैं, बहुत मिकदार के अंदर एटीपी बना रहा है सेल, क्योंकि एटीपी सेल को एटीपी की ज़रूरत है। जब एटीपी बन जाएगा, एक यानी मिकदार के अंदर बन जाएगा, तो यही एटीपी सेल के एंजाइम को रोक देगा कि अब मुझे मज़ीद एटीपी की ज़रूरत नहीं है। सेल को कहेगा कि तुम एटीपी बनाना बंद कर दो। सेल को कैसे कहेगा? सेल के एंजाइम को ये इनहिबिट कर देगा, सेल के एंजाइम को बुला कर देगा। सेल के एंजाइम को कैसे इनहिबिट करेगा? वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे मीन एक्टिव साइड के ऊपर नहीं लगेगा, ये एक्टिव साइड की दूसरी साइड पे लगेगा, क्योंकि ग्लोबुलर इन नेचर होते हैं एंजाइम, 3 डायमेंशनल होते हैं। जब उसकी स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ये ब्लॉक हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस मजीद नहीं होगी। अब फीडबैक इनहिबिशन होता भी ये होता है कि जब किसी रिएक्शन का, जो किसी फिनोमेना का, किसी प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है, वही प्रोडक्ट उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को रोक दे। बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे एटीपी बनने वाला प्रोडक्ट था, ये एटीपी का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था, उसको जब खुद ही ये एटीपी रोक देगा, इससे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ये इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है। ऑफन टाइम्स लिमिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट, यानी कि मजीद प्रोडक्ट बनने वो नहीं देगा, लिमिटिंग, महदूद कर देगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की जब बात करते हैं, दो तरह से इन क्लासिफिकेशन होती है। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, भाई उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, एंजाइम को हम क्लासीफाई करेंगे, एंजाइम का नाम देंगे, किस तरह से नाम देंगे, केमिकल रिएक्शन की बेस के ऊपर। और दूसरा, एंजाइम को हम नाम देंगे जिस एंजाइम के ऊपर, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके एंजाइम काम करेगा, सबस्ट्रेट की बेस के हम नाम देंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन की बेस पे, अब जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, तो एंजाइम का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे इसका रिएक्शन क्या काम था कि स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को वो ट्रांसफ़र करता था, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो इसके वजह से एंजाइम का नाम होगा ट्रांसफरेज। समझ लगी है? मतलब यह है कि जो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, रिएक्शन की बेस के ऊपर एंजाइम का निज़ाम होगा। यहाँ क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, कैटालाइज करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, किसके, सबस्ट्रेट का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ना, वो कैटालाइज करेगा, इस वजह से नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर ऐड होता है या रिमूव होता है हाइड्रोजन आयन्स या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन आयन्स या इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना या निकलना, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है किस चीज़ के अंदर, साइटोक्रोम की, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम। ये एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये कैटालाइज करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम की। ट्रांसफरेज एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये कैटालाइज करेगा किसको, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल इसाइल अमीनो फास्फेट, कोई भी, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की मुंतकिली कौन कराएगा, ट्रांसफरेज कराएगा। इस वजह से इसका नाम है ट्रांसफर, मुंतकिली करा रहा है, ये एंजाइम नाम दिया गया है। जैसा कि उसने मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल हेक्सोकिनेज ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम है, ये फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कराता है, कहाँ से, एटीपी से किसकी तरफ, ग्लूकोज की तरफ। इस वजह से इसका नाम हेक्सोकिनेज ट्रांसफरेज, यानी ये फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करा रहा है, कहाँ से, एटीपी से ग्लूकोज की तरफ। अब हाइड्रोलेज एंजाइम आ रहा है। हाइड्रोलेज का मतलब ये है कि ये किसी सबस्ट्रेट को पानी की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा, इस वजह से इनका नाम है हाइड्रोलेज। ये एंजाइम कैटालाइज कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, दे ब्रेक दियर सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट को तोड़ देते हैं इनटू मोनोमर्स, छोटे टुकड़ों के अंदर, बाई एडिंग वाटर, पानी की वजह से तोड़ देते हैं, इस वजह से इनका नाम है हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जैसे लेपेज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम हैं, ये फूड के जो मालिक्यूल होते हैं, फूड के मालिक्यूल को पानी की मदद से तोड़ देते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं ये सारे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है, लेपेज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज। अच्छा, एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड मालिक्यूल, इन खुराक के मालिक्यूल को तोड़ देते हैं। और इसके बाद है लेजेस एंजाइम। ये लेजेस एंजाइम ये होते हैं कि जो बग़ैर पानी के किसी भी ग्रुप से
किसी भी सबस्ट्रेट के उसका ग्रुप निकाल देते हैं या ऐड कर देते हैं। क्या होता है, लिएजेस एंजाइम क्या होते हैं, वो किसी भी सबस्ट्रेट से उसका ग्रुप रिमूव कर देते हैं या ऐड कर देते हैं किसी सबस्ट्रेट से बगैर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, तो इनको हम कहते हैं लिएजेस एंजाइम। इसकी मिसाल है पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेज नाम से हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा कहाँ से, पैरोविक एसिड से, इस वजह से नाम दिया है इसको पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। पैरोविक एसिड सब्सटेंस है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा कौन सा, पैरोवेट डीकार्बोक्सिलेज, यानी पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा, इस वजह से नाम है लिएजेस एंजाइम। अब आइसोमेरेजेस ये होता है कि इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करते हैं सबस्ट्रेट की। कोई भी सबस्ट्रेट सामने पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल की सिर्फ तरतीब को वो तब्दील कर देंगे, बस और कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि एसोमर का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे की शक्ल के यानी कि मिलते जुलते उनको हम एसोमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वो कहते हैं हेक्सोज एसोमरेज, ये एंजाइम का नाम है, ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज के अंदर तब्दील करता है। आपको पता है ग्लूकोज भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन है, ये दोनों 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। तो हेक्सोज एसोमरोज ग्लूकोज यानी 6 कार्बन वाले को फ्रक्टोज 6 कार्बन वाले में तब्दील करेगा। होगा क्या, मीन एसोमरेज में ये करेगा, सिर्फ उसकी शक्ल को तब्दील करेगा, इंट्रा मालिक्यूलर जो रीअरेंजमेंट होगी उसको तब्दील कर देगा, बस मालिक्यूल के अंदर तरतीब है उसको तब्दील करेगा और ये कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद लिगेजेस एंजाइम होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, इनका काम सिर्फ जोड़ने वाला होता है। दीज एंजाइम कैटालिसिस, ये यानी कि दीज एंजाइम कैटालिसिस वो उन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं जिसके इन विच 2 मॉलिक्यूल जॉइन, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं बाई फार्मिंग बना के न्यू CC बॉन्ड, CN बॉन्ड, CO बॉन्ड, CS बॉन्ड, यानी कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं इन बॉन्ड के ज़रिए, आपस के अंदर 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो उन 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम को हम कहते हैं लिगेजेस एंजाइम। यूजिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम एटीपी। फॉर मिसाल के तौर पे पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या कर देगा, जॉइन मोनोमर्स बाय यूजिंग ATP। ये मोनोमर्स को एक दूसरे के साथ यानी कि जोड़ता जाएगा, छोटे टुकड़ों को जोड़ता जाएगा। पॉलीमरेज एंजाइम छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ता जाएगा ATP का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है उसी की बेस के ऊपर इसका नाम है। अब प्रोटीएज एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसने बताया है पेप्सिन और ट्रेप्सिन, ये दोनों क्या है, ये एंजाइम के नाम है, ये एंजाइम का नाम है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीपेप्टाइड को इन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, यानी कि बड़े जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको तोड़ देते हैं किसके ऊपर, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड के ऊपर। कौन से, पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन, स्मॉलर। अब इन्हीं स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड के ऊपर एक और एंजाइम ऐड करेगा जिसका नाम है अमीनोपेप्टाइडेजेस। अमीनोपेप्टाइडेजेस एंजाइम ये होगा, ये स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड के ऊपर काम करेगा और यही ये स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड को तब्दील कर देगा डाईपेप्टाइड्स के अंदर। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ने लार्जर पॉलीपेप्टाइड को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में तब्दील किया। अमीनोपेप्टाइड्स ने स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में तब्दील किया। अब इसी डाईपेप्टाइड के ऊपर काम करेगा इरिप्सिन, ये और एंजाइम है, ये डाईपेप्टाइड को तब्दील कर देगा सिंपल अमीनो एसिड के अंदर। अब यही जो अमीनो एसिड है ये बॉडी क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। अब ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। पेप्सिन हो गया, अमीनोपेप्टाइड्स हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इरिप्सिन हो गया, इस वजह से इन सारों को हम कहते हैं ये प्रोटीएजेस एंजाइम है, प्रोटीन पे एक्ट करने वाले होते हैं। अब आगे एक और एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं लिपेजेस। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम लिपिड के ऊपर एक्ट करता है, इस वजह से इसका नाम है लिपेजेस। दिस एंजाइम एक्ट ऑन लिपिड करता है, इस वजह से नाम क्या है, लिपेज है। जिससे पैंक्रियाटिक लिपेज, ये एंजाइम का नाम है, पैंक्रियाटिक लिपेज, पैंक्रियास से निकलता है। इसका काम क्या होता है, लिपिड के ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि लिपेज नाम भी इससे लिपिड का करता है, लिपिड को तब्दील कर देता है किसके अंदर, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अंदर तब्दील करता है, इस वजह से इसका नाम है लिपेज और हम इसको कहते हैं ये लिपेज एंजाइम है। इसका कार्बोहाइड्रेट एंजाइम वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जाके कहते हैं एक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं
कुछ इंजाइम ऐसे होते हैं जो बड़े कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको छोटे यूनिट में तब्दील करते हैं, जैसा कि अमाइलेज, ये बड़े जो स्टार्च के मालिक्यूल होते हैं या ग्लाइकोजन होते हैं, तो अमाइलेज उसके ऊपर एक्ट करता है, बड़े स्टार्च के मालिक्यूल या ग्लाइकोजन के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा, कौन सा, अमाइलेज, उसको तब्दील कर देगा किस चीज़ के अंदर, माल्टोज के अंदर तब्दील करेगा। अमाइलेज बड़े मालिक्यूल जो होंगे यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च ग्लाइकोजन को, और तब्दील कर देगा माल्टोज के अंदर। अच्छा, माल्टोज के ऊपर एक और इंजाइम का जिसका नाम है कि माल्टेज, और तब्दील कर देगा किस चीज़ के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। बड़े मालिक्यूल के ऊपर अमाइलेज एक्ट करेगा और तब्दील करेगा माल्टोज के अंदर। अब माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा माल्टेज इंजाइम और तब्दील कर देगा ग्लूकोज के अंदर। इस तरह सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, उसके ऊपर एक इंजाइम एक्ट करेगा, उसका नाम है सेलुलेज। सेलुलोज कहाँ पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है, सेलुलोज है। इंजाइम कौन सा एक्ट करेगा, सेलुलेज, और तब्दील कर देगा सेलोबायोज, ये डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज के अंदर तब्दील कर देगा। यानी कि ये सारे के सारे कहीं ये ग्लूकोज हैं, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर हैं, इस वजह से इंजाइम का नाम है कार्बोहाइड्रेट। एक और इंजाइम है जिसको हम कहते हैं सुक्रेज इंजाइम। ये सुक्रेज इंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा, किसके ऊपर एक्ट करेगा, सुक्रोज के ऊपर, और सुक्रोज को तब्दील कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। अच्छा, एक और इंजाइम है जिसे हम कहते हैं लैक्टेज, ये एक्ट करेगा लैक्टोज के ऊपर, ये लैक्टोज है। लैक्टोज जो है ना कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रेज इंजाइम का नाम है, और लैक्टेज भी इंजाइम का नाम है। लैक्टेज एक्ट करेगा किसके ऊपर, लैक्टोज के ऊपर, तब्दील कर देगा ग्लूकोज को अंदर और गैलेक्टोज के अंदर। इस तरह हमारी जो आखिरी कैटेगरी है वो है न्यूक्लियेजेस। ये न्यूक्लियेज का मतलब है इसके अंदर ऐसे इंजाइम हैं जो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है, एटीपी। अगर आरएनए कन्वर्ट करेगा तो हम कहेंगे आरएनएज इंजाइम का नाम है, क्योंकि आरएनएज इंजाइम किसके ऊपर काम करेगा, आरएनए के ऊपर। डीएनएज इंजाइम किसके ऊपर काम करेगा, डीएनए के ऊपर। और एटीपीएज इंजाइम किसके ऊपर काम करेगा, एटीपी के ऊपर। यानी कि ये तीनों ये इंजाइम हैं, ये ब्रेक डाउन करेंगे ये आरएनए, डीएनए और एटीपी रेस्पेक्टिव, इनके ऊपर काम, इनके ब्रेक डाउन कर देंगे, तो इंजाइम का नाम डीएनएज, आरएनएज और एटीपीएज है।